चलिए बच्चों, तो राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका स्टडी लगातार चल रहा होगा। जैसा कि केमिस्ट्री क्लास अभी चल रहा है, उसमें फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो आप देखिए। फर्स्ट वीडियो में बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज दिए हैं और इस चैप्टर यानी 10th क्लास का जो रसायन शास्त्र है बच्चा जी, ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका फर्स्ट वीडियो में सारा बेसिक चीज़ का नॉलेज दिए हैं। और आज जो है सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट आप लोग देखिए। एकदम बेसिक से सीख लो, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, है ना। अगर आप जो है इसे नोटबुक लेकर अगर साथ में लिखने का प्रयास करते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने में तकलीफ है तो ये बना बनाया नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। नंबर पर कॉल कर कर आप नोट्स भी ले सकते हैं। नंबर 77903811309, इस पर आप जो है कॉल या मैसेज कर कर आप जो है नोट्स जो है ले सकते हैं। अगर आपको, है ना, नोट्स बनाने में कोई तकलीफ़ हो रहा है तब, नहीं तो आप खुद जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हम लोग यहाँ से दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे, यानी दहन और ज्वाला। यहाँ पर समझिए कि सेकेंड चैप्टर इसके बाद वाला में जो है टोटल जो 14 प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। आगे पीछे नोट्स किया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर पहले दहन पढ़ा दिए उसका बाद अभिक्रियाएं पढ़ा रहे हैं, संतुलित उसका बाद पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो दहन एक ही चैप्टर में सब कुछ पढ़ा रहे हैं ना। तो दहन और ज्वाला, दहन और क्या है, ज्वाला। सबसे पहले समझिए कि दहन किसे कहते हैं या ज्वाला किसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जलना। दहन का मतलब क्या होता है बच्चा जी? तो कहिएगा कि दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब क्या होता है? तो दहन का मतलब होता है जलना। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज़ का जलना दहन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हवा का बिना जो है कोई चीज़ जल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, हवा के बिना कोई चीज़ जल नहीं सकता है। तो आप याद रखिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलन होता है ना, जलना होता है, सॉरी, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलना होता है, ठीक है ना। तो कहिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज़ का जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, लकड़ी हो गया, तेल हो गया, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, कागज़, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल और क्या है, डीजल, ये सब जो है ये दहन का क्या है, उदाहरण। और भी दहन का बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर कार्बन को वायु में जलाने पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। वायु यानी हवा, वायु यानी हवा। तो याद रखिएगा कि अगर गंधक को वायु में जलाया जाए तो उसे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन कार्बन को अगर हवा के, है ना, संपर्क में जलाया जाए, यानी वायु में जलाया जाए, तो बताइए कि क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि ज्वलन किसे कहते हैं? ज्वलन किसे कहते हैं? तो देखिए, जो पदार्थ जितना जल्दी जलना शुरू कर दे
उसकी ज्वलन ताप जो है ना बहुत कम होगा, और जो पदार्थ जितना देर तक जलेगा उसका ज्वलन ताप उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जो पदार्थ जितना जल्दी जलना शुरू कर दे, जो पदार्थ जैसे अभी मान के चलिए एक लाइटर ले लें, और लाइटर लेने के बाद एक साइड ले लेते हैं कोयला और एक साइड ले लेते हैं रुई। क्या ले लिए? एक साइड अगर मान के चलो कोयला, एक साइड कोयला ले लिए और एक साइड क्या ले लेते हैं तो रुई ले लेते हैं। एक साइड क्या ले लेते हैं? एक साइड रुई ले लेते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक लाइटर ले लेते हैं, लाइटर। तो यहाँ पर जो है बच्चा जी, जैसा ही लाइटर जलाएंगे तो बताइए कि सबसे पहले ये धरेगा या सबसे पहले ये धरेगा? दोनों में से धरेगा कौन? सबसे पहले कौन धरेगा, यानी सबसे पहले ज्वलन कौन करेगा? तो कहिएगा कि जो पदार्थ जितना जल्दी जलना शुरू कर दे उसकी ज्वलन ताप बहुत कम होगी। यानी कि ये जो है जल्दी जलना शुरू कर दिया, ये जल्दी जल गया, तो इसका ज्वलन ताप कम है। इसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। अगर आप देखिए दो गो पंखा लाइएगा, एक लाइएगा छोटा वाला फैन, एक लाइएगा बड़ा वाला फैन। अगर मान के चलिए लाइन उसमें जो है कम वोल्टेज में आए तो बड़ा वाला फैन तो नहीं चलेगा, यानी छोटा वाला फैन जो है चालू होगा। तो यानी कि छोटा वाला जो फैन चालू हो रहा है उसका ज्वलन आप क्या बताइएगा कि वो बहुत कम वोल्टेज में चलता है। बहुत कम वोल्टेज का मतलब यहाँ हुआ बहुत कम जो है ज्वलन है ना। इसका ज्वलन जो है, ज्वलन बहुत कम है, इसका ज्वलन बहुत कम था तो ने रुई जो है धर लिया। अब बताइए कि लाइटर से आप कोयला को कैसे धरा पाइएगा? कोयला को धराइएगा कितना देर लगेगा, लाइटर भी खत्म हो जाएगा हो सकता है। तो यानी कि कोयला का जो है वो ज्वलन ताप ज़्यादा है। कोयला का ज्वलन ताप क्या है? ज़्यादा है। इसीलिए क्या कर रहा है कि जो पदार्थ जितना देर से जले, ये देर से जलेगा, अगर ये देर से जलेगा तो इसका ज्वलन ताप क्या हो जाएगा? तो इसका ज्वलन ताप ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यह देर से जल रहा है। अब समझ में आया आपको? अब समझ में आया होगा कि ज्वलन ताप जो है, जिसका ज्वलन ताप है ना, जो जल्दी जले, जो जल्दी जले उसका ज्वलन ताप बहुत कम होगा, और जो देर से जले उसका ज्वलन ताप ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण में अब देखिए, यहाँ पर तो एग्जाम्पल में वही पेट्रोल, एलपीजी गैस, केरोसिन, करासिन का तेल जो है, उसके बाद जो है कागज़ दिया गया है, लकड़ी है, कोयला है, और भी बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पर आप फोकस करिए। यहाँ पर कह रहा है कि कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा होता है लेकिन पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। सही बात है। कोयला का है ना, कोयला का जो है ज्वलन ताप क्या होगा? तो कहिएगा कि कोयला का ज्वलन ताप क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा, और पेट्रोल का जो है ना ज्वलन ताप क्या होगा? सबसे कम होगा। यहाँ तक समझना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। उल्टा नहीं याद कर लीजिएगा। उल्टा आपको लग रहा होगा कि सर जल्दी लहक जाएगा तो ज्वलन ताप उसी का ज़्यादा होगा। नहीं, है ना, जल्दी लहक गया तो उसका ज्वलन ताप कम हो गया। समझिए, ठीक है। तो यानी कहिएगा कि कोयला का ज्वलन ताप क्या है? सबसे ज़्यादा है। कारण है कि ये देर से जो है ना आग को पकड़ता है, तो इसका ज्वलन ताप ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए ज्वाला किसे कहते हैं। अब समझिए ज्वाला किसे कहते हैं। तो कहिएगा कि वह पदार्थ जो ज्वाला से जले उसे दहनशील या ज्वलनशील भी कहते हैं। जो पदार्थ ज्वाला से जले उसे ज्वलनशील या उसे दहनशील भी कहते हैं। ठीक है, एकदम ज्वाला से, जैसे पेट्रोल वगैरह ज्वाला से एकदम लहकता है, और एलपीजी और गैस जो है फटता है तो ज्वाला के साथ लहकता है। यानी कोई चीज़ धधक के लहके एकदम कस के, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दहनशील या है ना
अज्वलनशील है ना, अदहनशील या अज्वलनशील किसे कहते हैं? तो आप आंसर दीजिएगा, जो पदार्थ नहीं जले उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अच्छा, कौन सा पदार्थ नहीं जलेगा सर जी? तो कहिएगा ईंट नहीं जल रहा है, पत्थर नहीं जल रहा है, बालू नहीं जल रहा है, ये सब जलेगा क्या? नहीं। तो ये सब नहीं जलेगा तो अदहनशील या अज्वलनशील कहेंगे, है ना, अज्वलनशील या अदहनशील कहेंगे, जो पदार्थ जो है जलवे नहीं करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमबत्ती का ज्वाला की बनावट आपको बताएंगे, है ना। मोमबत्ती की ज्वाला में 3 प्रकार की जो है भाग होते हैं, है ना। मोमबत्ती जो जलता है ना, या मोमबत्ती पिघलता है, दोनों। तो यहाँ पर उसमें 3 जो है ना भाग दिखाएंगे, 3 भाग। देखिए, अब यहाँ पर समझिए हमने क्या किया कि पेन से जो है ना नोटबुक में लिखने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मोमबत्ती ले लिए और मोमबत्ती में देखिए सबसे पहला ये वाला, ये रेड भाग, या आप कह सकते हैं रेड भाग नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि पीला भाग। रेड भाग नहीं तो क्या कह सकते हैं? पीला भाग आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब बताइए ये तो पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर देते हैं, ये हल्का पीला कर देते हैं। ये हल्का जो है ये हल्का पीला कर देते हैं, है ना, ये हल्का पीला कर देते हैं। ठीक है, ये पीला कर दिए और ये वाला भाग क्या कर देते हैं, है ना, ये वाला भाग नीला कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या समझिए, कह रहा है कि ये जो भाग होते हैं इसको प्रकाशहीन मंडल कहते हैं, है ना। पहला वाला जो भाग होते हैं आगे वाला भाग उसे कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। वो पीला भी हो सकता है या लाल भी हो सकता है, यानी पीला और लाल, है ना, दिखने में लगता है। ठीक है, तो उसको कहिएगा प्रकाशहीन मंडल। क्या कहिएगा? ये बाहर वाला जो भाग सबसे देख रहे हैं रेड वाला, इसको कहते हैं प्रकाशहीन मंडल, जिसका कलर पीला या लाल होता है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से, है ना, ये पीला वाला जो भाग देख रहे हैं, तो यहाँ पर कहिएगा प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल जो होता है हल्का पीला रंग होता है। प्रकाशमान मंडल क्या होता है? हल्का पीला रंग होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये है ना नीला वाला भाग, कहिएगा कि केंद्रीय मंडल। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं केंद्रीय मंडल, यानी नीला भाग कहते हैं इसको। केंद्रीय मंडल यानी नीला भाग कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। पहला बताइए बाहर वाला भाग, तो कहिएगा कि प्रकाशहीन मंडल। इसके आंतरिक वाला भाग प्रकाशमान मंडल, और इसके आंतरिक वाला भाग तो कहिएगा केंद्रीय है न मंडल। यानी 3 जो है मोमबत्ती का 3 भाग जो है बताने का प्रयास किए। अच्छा, ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये 3 जो है इसमें नहीं, नॉलेज एक्स्ट्रा में। ये क्या कर रहा है कि ज्वलन ताप का मतलब होता है कि जलना शुरू करे। जो चीज़ जलना शुरू करे यानी उसे कहेंगे ज्वलन ताप। क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। अच्छा, द्रव्यनांक का मतलब होता है कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे। कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यनांक कहते हैं। और क्वथनांक का मतलब होता है कोई चीज़ उबलना शुरू कर दे। कोई चीज़ उबलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि प्रकाशहीन मंडल किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। पूर्ण माने पूर्ण रूप से जलता है, पूर्ण दहन होता है ना। दहन मतलब अभी बताए थे जलना होता है ना।
दहन मतलब जलना होता है, अपूर्ण मतलब एकदम बहुत बढ़िया ढंग से, है ना, सभी। तो कह सकते हैं पूर्ण दहन होता है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है और सबसे गर्म भाग होता है। बताइए, ये प्रकाशीय मंडल जो होता है, कहिएगा कि प्रकाशीय मंडल सबसे गर्म भाग होता है, लेकिन केंद्रीय मंडल जो होता है सबसे ठंडा भाग होता है। और लेकिन प्रकाशमान मंडल जो होता है वो क्षेत्र को ज़्यादा घेरता है, वो क्षेत्र को क्या करता है, ज़्यादा घेरता है। अब समझिए, हाँ, प्रकाशमान मंडल किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का वाष्प अपूर्ण दहन होता है। इससे जो है कार्बन सूक्ष्म कण होते हैं, यहाँ पीला होता है ना, सॉरी, यह जो है क्या होता है, यह पीला होता है और यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए अभी बताए हैं, ये जो जलता है तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कहिएगा सबसे बड़ा भाग जो है प्रकाशमान मंडल होता है। सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रकाशमान मंडल होता है। अच्छा, केंद्रीय मंडल का मतलब क्या हो गया, यह नीला होता है, यह क्या होता है, नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प होते हैं, है ना। ज्वाला के इस क्षेत्र में ताप क्या रहता है, सबसे कम रहता है। जब आग लहकता है, सॉरी, मोमबत्ती जब जलाते हैं तो इसमें जो है जो नीला वाला भाग होता है, नीला वाला भाग में उसमें ताप कम रहता है। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर नीला वाला भाग, यहाँ नीला वाला जो भाग है, ये नीला वाला भाग में क्या, माचिस का काटी ले जाइएगा। माचिस के काटी में क्या, फास्फोरस होते हैं। यहाँ माचिस के काटी ले जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ले जाने के बाद ये केंद्रीय मंडल यानी नीला भाग में जो जाएगा तो यहाँ काटी नहीं जलेगा, यहाँ काटी जो है नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ का जो है तापमान जो है बहुत कम है, ना के बराबर है। यहाँ पर अगर आप अंगुली भी सटाइएगा ना तो बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है, अंगुली भी सटाइएगा तो बिल्कुल नहीं जलेगा। आप ट्राई करिए, लेकिन अंधेले कमरे में, है ना, अंधेला कमरा रहेगा वहाँ पर ट्राई करिएगा, तो क्या होगा कि सही से नीला जो भाग है दिखेगा, सही से पीला भाग भी दिखेगा, ठीक है ना। लाइट में जो है, लाइट में कर पाइएगा तो दिखाई उतना बढ़िया से नहीं देगा, ठीक है। चलिए, ये तीनों हो गया और आगे बढ़ते हैं और कुछ नॉलेज देने का कोशिश करते हैं कि खाना बनाने में कौन सा गैस का जो है उपयोग किया जाता है, तो कहिएगा एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है खाना बनाने में। खाना बनाने में एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म आप क्या बता सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर समझिए कि एलपीजी है ना, एलपीजी किसका मिश्रण है, इसके प्रमुख अवयवों को लिखे। ये जो है क्या क्या चीज़ का मिला हुआ है ना, ये क्या मिल कर बना है, कौन कौन से जो है अवयव इसमें मिला हुआ है, तो आप कहिएगा इसमें मिलल है एथेन, इसमें मिलल है प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि इसका मिश्रण है। लेकिन इसका प्रमुख अगर मुख्य अवयव पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो ब्यूटेन है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ब्यूटेन, क्योंकि एलपीजी में तो है ना ये सब का मिश्रण होता है, ये सब का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, काहे कि ये सब देखिए, ये सब अगर रहेगा और घर में एलपीजी में अगर मान के चलिए खाना बनता है घरेलू उपयोग में, अगर मान के चलिए वो थोड़ा बहुत लीकेज होता है कभी कभी बदलने में सिलेंडर, तो कैसा महक उसका थोड़ा सा ठीक लगता है। ठीक लगने के कारण है कि इसमें जो है ना गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो कहना है एथाइल या मार्केप्टन जो है मिलाया जाता है, जिसका सूत्र C2H5 और EH होता है, ठीक है। ये जो है मिलाया जाता है गंध के लिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहे हैं, तांबा का टैंक बनाया जाता है। तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है ना।
तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। इसके कारण है कि लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए लोहा का जो है टैंक नहीं बनाया जाता है। और तांबा का इसलिए बनाया जाता है ताकि तांबा जो है जल और है ना हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब समझिए क्या कर रहा है कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है जबकि तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अभिक्रिया मैंने समझ रहे हैं ना कि एक जैसे यहाँ पर जो है मान के चलिए लोहा आप ले लीजिए और लोहा को जो है कितना हूँ नया लोहा लाइए और तुरंत उसको रखिए, वो हवा से जैसे संपर्क में आएगा उसमें जंग लगने लगेगा। क्या तांबा में ऐसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी तांबा जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, लेकिन लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। इसीलिए तांबा का टैंक बनाया जाता है, लोहा का नहीं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप कहिएगा जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक गुण है ना एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। माने नए पदार्थ का निर्माण, एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझिए रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। आप कहिएगा कि सर जी H2 प्लस O2 है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? तो कहिएगा H2O बन गया। H2O यानी क्या बन गया? तो यह जल बन गया। H2O यानी क्या बन गया? तो यह जल बन गया, याद रखिए। तो यहाँ पर समझें कि अगर H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला दिए तो यह क्या बन गया? जल बन गया। तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अभिकारक। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये दोनों जो ये साइड लिखे हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो कहिएगा नया पदार्थ को सर जी प्रतिफल कहते हैं। नया पदार्थ को प्रतिफल या इसको क्या कहते हैं? या इसको उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, है ना। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं? तो कहिएगा इसको कहते हैं अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिकारक। यानी ये साइड जो हमने लिखा इसको कहते हैं अभिकारक, लेकिन ये साइड जो है इसको कहते हैं प्रतिफल यानी उत्पादन। क्लियर हुआ? समझ में आया ये चीज़? बढ़िया से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभिकारक जो है, अभिकारक है ना, किसे कहते हैं? तो समझिए, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहना है? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये सब जो है रासायनिक अभिक्रिया में ये सब भाग ले रहा है ना। तो भाग ले रहा है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर समझिएगा
समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि प्रतिफल या उत्पादन किसे कहते हैं, प्रतिफल या उत्पादन किसे कहते हैं। तो कहना है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाला पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है बना, ये नया पदार्थ बना, तो नया पदार्थ जो बना उसी को प्रतिफल या क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण जिसको क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं, और एक असंतुलित समीकरण जिसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है कि संतुलित समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर जो है प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है न, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए, यहाँ पर कहना है कि H2 प्लस Cl2, बताइए यहाँ पर जो है H2 कै गो है, तो कहिएगा H2 दो गो है। यहाँ पर ये Cl कै गो है, तो कहिएगा Cl भी कै गो है। तो H2 दो गो तो Cl भी दो गो। ठीक है, अब बराबर इधर देखिए, इधर कै गो है, तो कहिएगा 2HCl। अब बताइए H कै गो है, तो कहिएगा H तो दो गो है, तो यहाँ पर Cl भी कितना है, तो Cl भी दो गो है ना। तो यानी दोनों साइड क्या हो गया, बराबर, यानी ये वाला और ये वाला दोनों साइड बराबर हो गया। आप तराजू ले लीजिए, तराजू जब तक दोनों साइड बराबर नहीं रहेगा तो आप कहिएगा संतुलित नहीं है, यानी बराबर हो गया तो संतुलित, अब बराबर नहीं हुआ तो असंतुलित हो गया, है ना, समझे कि नहीं। अब इधर देखिए यही वाला मैटर यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर ई वाला हटा दिए, तो बताइए कि इधर वजन बढ़ गया और इधर वजन क्या हुआ, घट गया। तो जिधर वजन घट जाए वो क्या हो गया, असंतुलित हो गया, है ना, क्योंकि इधर जो है कम है और इधर ज़्यादा है। तो बताइए क्या बताता है कि संतुलित और असंतुलित का मतलब होता है कि दोनों साइड अगर बराबर है तो संतुलित, और अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो असंतुलित। अगर असंतुलित और संतुलित अगर मिले बुक में तो आप पहचान सकते हैं, अब तो पहचान सकते हैं ना कि संतुलित कौन है और असंतुलित कौन है। कैसे पहचानिएगा, आप देखिएगा कि इधर जो है ना बराबर रहना चाहिए और ये साइड भी, यानी दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। अब अगर दोनों तरफ बराबर है तो संतुलित है और नहीं है तो असंतुलित है। क्लियर हुआ। और असंतुलित रहेगा तो उसे संतुलित कैसे बनाते हैं, यह भी चीज़ों को अभी समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर Mg, देखिए यहाँ पर जो है एक संतुलित और असंतुलित देखिए करके बता दिए हैं, एक असंतुलित एक असंतुलित जो है करके बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो हम फिर से करते हैं क्या है, Mg और क्या है, यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, हम देखिए यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, तो पहला है Mg प्लस O2 और इधर क्या है MgO। अब यहाँ पर बताइए, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करिए कि क्या संतुलित है या संतुलित नहीं है। आप कहिएगा संतुलित नहीं है, Mg एगो है, ऑक्सीजन एगो है, लेकिन इधर Mg एगो है तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो गो हो गया। पहला नंबर कहिएगा। अब बताइए कि सबसे पहला एक काम करिएगा कि Mg जो है वो यहाँ प्लस आ गया तो ये एक घर में हो गया, यानी Mg कै गो है, तो कहिएगा Mg सर एगो है। अच्छा प्लस है यहाँ पर ऑक्सीजन कै गो है, तो कहिएगा ऑक्सीजन सर दो गो है। ठीक है ना, Mg एगो और ऑक्सीजन कै गो, दो गो। ठीक है, अब इधर चल जाइए, तो इधर जो है Mg कै गो, तो कहिएगा Mg एगो है, लेकिन और इधर आइएगा एक ही घर में लिखाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये
एक घर में लिखाएगा, एक यहाँ से कहीं टोटल नहीं है, तो टोटल नहीं है तो एक घर में लिखाएगा। अब ओ कै गो लिखाएगा, तो ओ भी एगो लिखाएगा, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा कि इधर तो mg मिल गया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 गो है, तो आप डायरेक्ट इधर 2 से गुना कर दीजिए, ज़्यादा लफड़ा नहीं, 2 से गुना हो गया। तो बताइए mg जो है कै गो हुआ, तो कहिएगा mg 2 गो हुआ, और ऑक्सीजन कै गो हुआ, तो ऑक्सीजन भी कहिएगा कितना हुआ, 2 गो हुआ। बताइए ये दोनों 2-2 हो गया। अब कहिएगा सर ये तो मिल गया, फिर ये कम गया, तो यहाँ पर आप 2 से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ आप 2 से गुना करिएगा तो जो बनेगा, तो कहिएगा कि mg भी 2 गो बन गया है ना एक घर में, और कहिएगा ऑक्सीजन भी कै गो बन गया, तो ऑक्सीजन भी 2 गो बन गया। देखें किस प्रकार से दोनों पट्टी बना। अब बनने के बाद कैसे लिखेंगे जो देखना है सबसे पहले, है ना, लिखने का जो है शैली होना चाहिए। सबसे पहले अब लिखना है कि mg कै गो है, तो लिखना है कि mg कै गो है, तो ऐसे करके लिखना है कि mg जो है 2 गो है, तो लिखना है 2mg। सबसे पहले 2mg है ना, mg कितना हो गया, तो mg कहिएगा कि सर जी यहाँ पर mg है 2 गो, तो लिख दिए 2mg, पहला नंबर लिख दिए। अच्छा अब बताइए ऑक्सीजन कै गो है, तो कहिएगा सर ऑक्सीजन भी 2 गो है, तो ऑक्सीजन भी 2 गो लिख दिए। अब बताइए इधर ये साइड चलते हैं, ये साइड चलते हैं, इधर क्या है, तो कहिएगा इधर भी mg कै गो है, तो 2 गो है, तो इधर भी 2mg हो गया। क्या हो गया, 2mg हो गया। अब बताइए ऑक्सीजन कै गो है, तो ऑक्सीजन 2 गो है, तो यहाँ पर खाली ओ लिख देते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ से पता चलता है कि ऑक्सीजन 2 है। देखिए यहाँ से 2 mg 2 और ऑक्सीजन 2, ये नहीं कि यहाँ पर लिखना है 2mg और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पर ही हो जाएगा ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी चीज़ आप याद रखिए, लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना। यहाँ संतुलित तो आप कर दीजिएगा, लेकिन संतुलित करने के बाद लिखने के लिए भी आना चाहिए, लिखना भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर विशेष रूप से जो है जानकारी देने का प्रयास किए हैं कि अगर मान के चलिए आपसे कोई पूछे कि बताइए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहिएगा अगर मान के चलिए H2 + O2 अब बराबर H2O लिख दे, तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहते हैं, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा अगर मान के चलिए इसी को लिख दे कि हाइड्रोजन, इसी को लिख दे ऑक्सीजन, इसी को लिख दे जल, तो इसको कहते हैं शब्द समीकरण। इसे क्या कहते हैं, इसे शब्द समीकरण कहते हैं। इसे तो कहते हैं रासायनिक समीकरण, लेकिन इसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए वाक्य समीकरण किसे कहते हैं, कहना है कि जब हाइड्रोजन के साथ जो है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। आप इसको कहिएगा वाक्य समीकरण। क्या कहिएगा, वाक्य समीकरण। जब हम वाक्य में लिख दे कोई चीज़ तो वाक्य समीकरण हो जाएगा, और जब हम इसका नाम रख दें तो हो जाएगा शब्द समीकरण, और जब ऐसा ही लिखे तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो समझ में आया, चीज़ समझे। चलिए बहुत अच्छा, और आगे बढ़िए। यहाँ कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। अगला कहना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, इसके बारे में समझिए। तो कह रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को, किसी भी रासायनिक समीकरण को, है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए जो है संतुलित किया जाता है। उसके द्रव्यमान संरक्षण जो होते हैं उसको पूरा करने के लिए क्या है ना, संतुलित किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि 1 kg आटा इधर है, 1 kg आटा इधर है, तो 1 kg आटा इधर भी होना चाहिए। अब थोड़ा सा इधर जो है ना, 1 kg जो है, 1 kg आटा अगर मान के चलिए इधर नहीं रहेगा, इधर 900 ही ग्राम रहेगा, तो बताइए संतुलित
नहीं हो पाया, है ना, यहाँ 900 ग्राम ही रहेगा तो कहिएगा संतुलित नहीं हो पाया, है ना। संतुलित नहीं हो पाया तो फिर तो दिक्कत है। दोनों साइड क्या होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तब ना संतुलित हुआ, है ना, समझे कि नहीं, बैलेंस हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। यहाँ पर देखिए ये चीज़ दिए हैं, ये आप जो है संतुलित करिए, है ना। यहाँ पर देखिए 5 जो दिए हैं, 5 आप संतुलित करके बताइए कि क्या हमको समझ में चीज़ों को आया कि नहीं। अच्छा एक और करके बता देते हैं, है ना, एक और करके बता देते हैं ताकि जो है आप बढ़िया से समझ सके बातों को। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एफ ई और, है ना, एफ ई और उसके बाद क्या है H2O, है ना। एफ ई माने क्या हो गया, लोहा जिसका परमाणु संख्या 26 है। अभी यहाँ पर देखिए क्या Fe3 और OH प्लस H2 यह दिया है। अब इसको कैसे पहचाने कि संतुलित है कि नहीं है, तो कहिएगा कि यहाँ पर ये लोहा एगो है और यहाँ पर ये लोहा 3 गो है, तो यहाँ पर जो है संतुलित तो बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं इसे संतुलित कैसे करेंगे। तो एक दिमाग यहाँ पर पहले लगाना है कि एफ और ई जो होगा ये एक घर में लिखाएगा और ई एगो है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा दिमाग में लगाना है कि जरूरी है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी कितना है, 2 गो है, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन एगो है। अब ये दोनों को एक घर में रखेंगे, कारण है एक घर में रखने का कि यहाँ से टूटा है नहीं, यहाँ 7 है, H2O 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए यहाँ क्या करना है, तो करना है इधर कि एफ ई सर जी यहाँ पर 3 गो है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है कितना है, 4 गो है। तो बताइए यहाँ पर जो है एक घर में रखें क्योंकि ये नहीं टूटा है, हाइड्रोजन जो है टूट गया है, तो हाइड्रोजन 2 गो है, तो यहाँ पर ही रख देते हैं 2 गो। ये चीज़ आपको पहले लिखना है ना, ये लिखने के लिए आना चाहिए, ये सबसे पहले लिखने के लिए आना चाहिए कि किधर वाला जो है ना साथ लिखाएगा, किधर वाला जो है अलग लिखाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो लिख दिए, अब उसके बाद क्या करेंगे जो समझिए, उसके बाद करेंगे क्या, है ना, यहाँ पर समझिए 3 है और यहाँ 4 है, और यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है। अगर मान के चलिए कि इसमें से अगर हम 4 से गुना कर देते हैं, अगर इसमें 4 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन कै गो हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8, है ना। याद रखिए कि दोनों गुना होगा, ये नहीं कि आप इसी को खाली इसका ज़रूरत है तो इसी को खाली गुना कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा 8 गो। अच्छा ऑक्सीजन कै गो हो जाएगा, तो कहिएगा ऑक्सीजन हो जाएगा 4 गो। ये बन गया है नया, ये नया बन गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, तो यहाँ पर जो है कहिएगा कि यहाँ पर जो है एफ ई कै गो है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, तो ऑक्सीजन तो 4 गो बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना है, 8 गो, तो जरूर इससे कितना गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं, तो यानी हाइड्रोजन भी कितना हो जाता है, तो 8, ये भी 8 हो गया। अब बताइए कि 8 ये भी मिल गया और 4 ये भी मिल गया, 2 चीज़ मिल गया। अब यहाँ पर देखिए एफ ई का ज़रूरत है, एफ ई कितना होना चाहिए, तो इससे गुना कर दीजिए 3, यानी 3 गुना करिएगा तो एफ ई कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, देखिए एफ ई 3, एफ ई 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन 8 यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4। देखिए दोनों साइड पहले जो है गुना करने के बाद दोनों साइड पहले बराबर करिए। अब दोनों साइड बराबर कर दिए, दोनों साइड बराबर करने के बाद अब लिखेंगे, बताइए एफ ई कितना है, तो कहिएगा एफ ई जो है ये एफ ई कितना है, तो कहिएगा एफ ई 3 गो है, एफ ई कितना है, 3 गो है। अब बताइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कै गो है, तो कहिएगा हाइड्रोजन 8 गो है, हाइड्रोजन कै गो है, 8 गो है। तो आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखल है कि 4
H2O। देखिए अब यहाँ से समझिए कि हाइड्रोजन 8 गो कैसे हुआ, है ना। अगर मान के चलो आप ऐसे लिख देते हैं कि 8 हाइड्रोजन, तो फिर ऑक्सीजन आप कै गो लिखते हैं, ऑक्सीजन 4 गो था तो यहाँ 4 गो लिखते हैं, तो बताइए ये कै गो हो जाता, ये इसमें गुना होता है, तो गुना हो गया तो ये बढ़ गया, इसीलिए ऐसे नहीं लिखा जाता। अब समझिए हाइड्रोजन कै गो है, तो हाइड्रोजन 8 गो है, 4 दूना 8, ये हाइड्रोजन 8 गो हो गया, और ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ देखिए 4, यहाँ देखिए O, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4 गो, समझे। अब यहाँ पर समझिए उसके बाद क्या कह रहा है, तो उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कह रहा है ये साइड देखिए, तो ये साइड तो पहला ही से था, ये साइड क्या है, तो कहिएगा कि Fe3, Fe कितना है, तो Fe जो है 3 है, उसके बाद क्या है O4, है ना, तो कहिएगा O कितना है 4, अब प्लस में क्या कहिएगा H2 कितना है ना, सॉरी H कितना है, तो H है 2। अब यहाँ पर ही देखिए ये हो गया संतुलित, ये क्या हो गया संतुलित हो गया। आप चीज़ों को समझें कि किस प्रकार से संतुलित हुआ, है ना, संतुलित आराम से देखिए हुआ, है ना। सबसे पहले दोनों साइड लिखने का प्रयास करिए, अगर आप लिख लिए उसके बाद आराम से फिर क्या काम करिए कि ये सभी को, है ना, बैठाने का प्रयास करिए कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखाएगा, इधर गुना भी होता है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संतुलित करना है ना, समझे कि नहीं। तो असंतुलित को संतुलित जो है ना, किस प्रकार से किए आप भी देखें, है ना। चलिए आप जो है हम जो है बताने का प्रयास किए, ये एक ये बता दिए, आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये बनाकर जो है चेक करिए, है ना। संतुलित यहाँ पर देखिए दिया गया है कि असंतुलित है, आप बना के फिर चेक करिए संतुलित हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये दिया गया है असंतुलित है, आप चेक करिए कि संतुलित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आंसर भी दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो है ना यहाँ तक, अब इसके बाद जो है ना क्लास, है ना, चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है 3 भागों में हम लेकर चल रहे हैं। ये चैप्टर जो है 3 भागों में लेकर इसलिए चल रहे हैं कि चैप्टर को बढ़िया से समझा पाएँ, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाया इसीलिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जो है कमेंट कर बताइए कि यह चैप्टर आपको पढ़कर कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसा लग रहा है। और इसका जो है नोट्स लेना है तो अभी हम बताए थे कि नोट्स लेने के लिए 7903811309 पर आप कॉल कर SMS जो है SMS कर या कॉल कर आप जो है नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। कॉल कर या मैसेज कर आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आप, है ना, हमसे लगाव रख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को देखिए सब्सक्राइब करिएगा तो थोड़ा सा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा तो मेरा जो है उत्साह और बढ़ेगा, है ना। आपको कुछ नहीं जाता है, अगर मान के चलिए आप 200 चैनल के भी सब्सक्राइब किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहता है ना। ये नहीं कि सब्सक्राइब करने से पैसा कटता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। नोट्स ले सकते हैं, नोट्स से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप खुद जो पढ़ाते हैं आप नोट कॉपी जो है नोटबुक लीजिए और उस पर जो है नोट बनाने का प्रयास करिए साथ में, है ना। तो एकदम जो है बिना जो है ना खर्चा का आप जो है घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यह पार्ट जो है 3 में और भी इसमें बहुत सारे चीज़ों जो है ना दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।